गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पेपर फर्स्ट कंप्लीट कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा अगला टॉपिक है गांधी जी। ठीक है, तो इनका गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। खैर, इनके बारे में तो हर कोई परिचित होगा, तो शुरू करते हैं। गांधी जी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, और माता पिता पूछे नहीं जाते, फिर भी याद रख लो। मोहनदास जी का जो पिताजी थे वो करमचंद गांधी थे और माता पुतलीबाई। ठीक, चलिए। 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, जो कि डरबन में साउथ अफ्रीका में था। ठीक है, और 1910 में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। जब वो साउथ अफ्रीका में जो गोरे काले का जो भेदभाव चल रहा था ना, उसके मतलब उसी मोमेंट में यहाँ पे स्थापना की थी। और 15 में जब ये भारत आए थे तो इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी अहमदाबाद गुजरात में। और इन्होंने पहला जो अपना सत्याग्रह किया था वो कहाँ किया था? चंपारण में। ठीक है, 1924 में एकमात्र जो है कांग्रेस का अधिवेशन था, बेलग्राम का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो इन्होंने अध्यक्षता की थी। एकमात्र अधिवेशन था जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। 25 में चरखा संघ की स्थापना की थी। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक तोड़ के दांडी मार्च किया था, है ना। और 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। पहले में तो लिया नहीं था, दूसरे में जब मतलब इरविन ने बोला था कि भाई आ जाओ तो वो गए थे, है ना। बहरहाल बात तब भी नहीं बनी थी। 1935 में वर्धा सम्मेलन हुआ। ठीक है, और 1937 में सबसे मतलब वैसे तो पॉइंट ऑफ व्यू सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन एजुकेशन पर्पस से जो कहें तो आपके जो हम लोग टीचिंग लाइन में हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बुनियादी शिक्षा का विचार रखा। ठीक है, बेसिक एजुकेशन दी इन्होंने। ठीक है, बात करें 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और 30 जनवरी 1943 इनकी मृत्यु हो गई थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, इनकी कुछ पत्रिकाएं थीं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यंग इंडिया पूछी जाती है, हरिजन पत्रिका पूछी जाती है, भूदान यज्ञ ये कम देखने को मिलती है, नई तालीम ये आपकी बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, रचनाएं सत्य के साथ मेरे प्रयोग पूछे जाते हैं, नीति धर्म उतना नहीं है, हिंद स्वराज पूछा जाता है, नई शिक्षा की ओर, शांति और युद्ध में अहिंसा। ठीक है, दार्शनिक विचार तो हर कोई जानता होगा, सत्य, अहिंसा, प्रेम, ईश्वर, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह कर लो, निर्भयता, डरो नहीं, है ना। आई थिंक विचार ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों को पता है। शिक्षा की बात कर लें, बता दें मतलब छोड़ो, मतलब सत्य बोलो, हिंसा ना करो, प्रेम से रहो, ईश्वर में विश्वास रखो, किसी से डरो नहीं और सत्य को अपनाओ। ठीक है, इन्होंने कहा था शिक्षा जो है वो केवल पढ़ना लिखना नहीं है ना, पढ़ना लिखना गणित सीखना ही नहीं है, बल्कि हाथ, मस्तिष्क और हृदय का विकास करना है। ठीक है, इन्होंने शिक्षा की ये डेफिनेशन दी। उद्देश्य की बात करें, वही चीज़ है, व्यावसायिक शिक्षा मतलब व्यावसायिक शिक्षा का विकास, सांस्कृतिक शिक्षा का विकास, चारित्रिक विकास, सर्वांगीण विकास, आध्यात्मिक विकास, स्वावलंबी बने यानी कि सेल्फ सपोर्टिंग बने, किसी पे निर्भर ना रहें, है ना। चलिए, पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम इनका इम्पोर्टेंट है। पाठ्यक्रम क्यों? क्योंकि इन्होंने बेसिक एजुकेशन दिया था, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हस्तकला पे दी, मतलब हस्त कौशल पे दिया। इन्होंने मतलब कुटीर उद्योग जो होते हैं ना, मतलब इन्होंने कहा कि बच्चे का ऐसा हो कि वो
जो है अपनी आजीविका के सोर्स भी बनाते हुए चले जब अपना पढ़ाई करे उस टाइम पे। मेनली बेसिकली आज के NEP 2020 चल रही है, मतलब पारित हो गई है। और मेनली क्या होता है इसमें कि जो 6 के बाद हम लोग व्यावसायिक शिक्षा को भी पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बच्चा आगे रोज़गार वगैरह भी कर ले। तो ऐसे में इन्होंने हस्त कौशल और कुटीर उद्योग जैसी चीज़ों पे सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गांधी जी ने, ठीक है। तो हस्त कौशल उद्योग जैसे कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि, कला, चर्म कार्य मतलब वही चमड़े वाला कार्य है ना। उसके अलावा इन्होंने आध्यात्मिक विषय, सामाजिक विज्ञान, नैतिक शिक्षा और सामाजिक कार्यों को भी इन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है। चलिए शिक्षण विधियों के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा कि ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें बच्चा सक्रिय रहे। सीधी सी बात है, अगर जैसे हस्त कौशल वगैरह अगर करेगा तो बच्चा को करना सिखाया जाएगा ना, तो वो कार्यरत रहेगा, मतलब क्रिया करता रहेगा, सक्रिय रहेगा बच्चा, ठीक है। शिक्षा का जो माध्यम हो वो मातृभाषा हो, ठीक है। अनुशासन कैसा हो? सच्चा अनुशासन केवल प्रभावात्मक अनुशासन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नकारात्मक शारीरिक दंड के विरोधी थे। अब देखो प्रभावात्मक अनुशासन क्या है। देखिए इन्होंने कहा था कि मतलब दंड ऐसा दो कि बच्चे पे उसका असर हो, है ना। मतलब ऐसा नहीं असर हो कि मार दिया लाल पड़ गए, है ना। मतलब वो चीज़ वो सीखे, है ना। सॉरी। तो मतलब जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको कोई भी अनुशासित करने के लिए जो भी दंड दे रहे हैं तो उसकी पूर्ति हो, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि धर दिए कस के, है ना। शारीरिक दंड को विरोधी माना है, ठीक है। उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा अनुशासन होना चाहिए जिससे वो मतलब जो उद्देश्य होना चाहिए उसकी प्राप्ति हो, ठीक है। शिक्षक के बारे में इन्होंने ये कहा है कि शिक्षक क्या है, तो इन्होंने कहा है कि शिक्षक जो है आदर्शों से युक्त हो, है ना, चरित्रवान हो, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। छात्र कैसा होना चाहिए? छात्र ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, ठीक है। और शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बताया है। स्त्री शिक्षा की बात कहें तो इन्होंने कहा था कि वही चीज़ है जैसा विवेकानंद जी ने कहा था कि स्त्रियों को पुरुष के समान अवसर प्रदान किए जाएं, है ना। उसके बाद सह शिक्षा को इन्होंने स्वीकारा, मतलब लड़का लड़की दोनों एक साथ एक ही स्कूल में एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कब तक कहा? सिर्फ बाल्यावस्था तक कहा, ठीक है। और जब 12 से 18 किशोरावस्था की एज है ना, तो इन्होंने कहा था कि बाल्यावस्था तक ये जो सह शिक्षा है इसको इन्होंने उचित नहीं माना। उन्होंने कहा किशोरावस्था में अलग अलग रहें, उससे पहले जो है सॉरी, उससे पहले जो है ये लोग एक साथ रह सकते हैं। और वैसे भी क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था को तो यौन शिक्षा का जो है सुषुप्तावस्था कहा गया है ना। उस टाइम पे बच्चा जो है अपने मतलब अपने लिंग जैसे सेम मतलब लड़का लड़के की तरफ झुकता है और समूह में रहता है, लड़की लड़की के साथ रहती है, और विपरीत लिंगों की तरफ आकर्षण कम होता है ना। बताया था जब अवस्थाएं पढ़ा रहे थे तब मैंने बताया था। तो हाँ, जनसाधारण की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने कहा था कि सभी को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, हर एक को शिक्षा मिलनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था हो। प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है? प्रौढ़ शिक्षा जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जो पहले के लोग बूढ़े होते मतलब बूढ़े थे जो मतलब आज भी जो बूढ़े हैं, तो उनको जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको शिक्षा देना ताकि वो भी शिक्षित हो सकें और शिक्षा के महत्व को समझ सकें, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा से मेनली मतलब यही है कि वृद्ध लोगों को या बड़े लोगों को शिक्षित करना, ठीक है। धार्मिक शिक्षा की बात कहें तो इन्होंने धार्मिक शिक्षा में ये कहा कि दिनचर्या जो है तो वो धार्मिक नियमों के अनुसार हो। मतलब जो भी स्कूलों में क्या होता है कि जैसे सुबह सुबह आए बच्चे तो प्रेयर करी हैं, और मेनली शिशु मंदिर में, हमने भी शिशु मंदिर में पढ़ाई की है, तो शिशु मंदिर में क्या होता था सुबह जब स्कूल जाओ
तो प्रार्थना करो। लंच टाइम जब होता था तो उससे पहले भोजन मंत्र होता था, तो भोजन मंत्र का उच्चारण करवाते थे। छुट्टी के टाइम पे भी कोई प्रेयर करवाते थे, है ना, वंदे मातरम गीत गाया जाता था। तो दिनचर्या जो होती है वो धार्मिक नियमों के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब घर में भी सुबह उठते हैं तो बोलो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, तो इस तरह से। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया गांधी जी के बारे में, तो उनका जो शिक्षा में योगदान था वो क्या था? बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, इसी को नई तालीम कह दिया गया है, इसी को बुनियादी शिक्षा कहा है, इसी को बेसिक एजुकेशन कहा है, ठीक है। और बेसिक एजुकेशन में मेनली इन्होंने हस्तकला की या फिर मतलब कुटीर उद्योगों में जैसे काम, मतलब व्यावसायिक शिक्षा की, ताकि बच्चे आगे चल के जीविकोपार्जन कर सके, ऐसी शिक्षा की इन्होंने बात कही, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करें और लाइक शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं। थैंक यू।